जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। मैं आपके साथ विजय सर। राष्ट्र हित में इस चैनल है, देश हित में चैनल है, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे इन्वायरमेंट के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 की। दोस्तों, अभी तक हमने पर्यावरण इन्वायरमेंट स्टडीज के महत्वपूर्ण 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं और यहाँ पे आप पिछले प्रैक्टिस सेट आप यहाँ पे बेल आइकन पे आएगा तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। पहली बार चैनल पे आए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आइए प्रश्न पे आते हैं और पहला प्रश्न स्क्रीन पर यह पूछा जा रहा है आपसे कि निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है। आप लोग 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में लाएंगे और आप लोग प्रत्येक प्रश्न का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में करेंगे। लास्ट में यह देखेंगे आप लोग 30 में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अगर 20+ आपका स्कोर आ रहा है तो बहुत अच्छा प्रिपरेशन तैयारी समझ लीजिए, बिल्कुल ज़बरदस्त कर रहे हैं और सही दिशा में कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए पहला प्रश्न का आंसर आप लोग वीडियो पॉज करें और कमेंट करके हमें बताएं। प्रत्येक प्रश्न का कमेंट आंसर करके बताएं। इसके बाद लास्ट में कंक्लूजन करें आपका कितना सही हो रहा है, कितनी तैयारी अभी आपकी बाकी है, कितनी करना है अभी आपको। निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है। जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण जो है विश्व का ऊष्मायन का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, या उपरोक्त सभी। तो वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है वह आपका है वाहनों से निकलने वाली गैस, जिसे गैस की जगह आप धुआं भी यहाँ पे लिखा आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, धुआं भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है, वाहनों से निकलने वाली गैस ही वायु प्रदूषण का एक उदाहरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी प्रत्येक प्रश्न का ले सकते हैं और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होकर PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है कि भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। यानी भारत और दूसरे देशों में जो प्रदूषण के रोकने के लिए उपाय बनाए गए हैं, नियम कुछ बनाए गए हैं। अब ये जो नियम है का प्रयोग कर रोकता है, किस प्रयोग से रोकता है। कागज के थैले पर, प्लास्टिक के थैले पर, नायलॉन के थैले पर, चमड़े के थैले पर। तो किस पर यह रोकता है। भारत और दूसरे देशों में भी प्रदूषण को रोकने के लिए एक नियम बनाया गया। तो वह यहाँ पे किसके लिए, प्लास्टिक के थैले के रोकने के लिए नियम बनाया गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बहुत अच्छा प्यारा सा प्रश्न है। सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर करेंगे। वेलकम, अभिनंदन, स्वागत करते हैं हर गृहिणी का, हर शिक्षक बंधु का, हर अध्यापक अध्यापिका का। सभी बनने वाले अध्यापक अध्यापिका हैं, सही जगह पर सही चैनल पे आए हैं। यहाँ पर आपको आपके एग्जाम के अनुसार सभी प्रश्न होंगे। बात करेंगे प्रश्न की। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है फोन से, डेसी से, डेसीबल से, डेसिमल से। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, इन दो प्रश्नों में कंफ्यूजन होता है कि डेसीबल है कि डेसिमल है। होता है ना, सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखेंगे। कंफ्यूजन होता है दोस्तों, बिल्कुल होता है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, किससे मापा जाता है। तो काफ़ी सारे कंफ्यूजन होता है, भाषा का यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, डेसीबल है कि डेसिमल है। दोस्तों, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसीबल से मापा जाता है। ठीक है, ये आपका डेसिमल होम लैंग्वेज में अधिकतर बोल देते हैं, लेकिन शुद्ध भाषा में डेसीबल है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। अगर आप भी शिक्षक बनने के प्रेरक हैं, वाकई में आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपका अभिनंदन, स्वागत करते हैं। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा। अगर कीटनाशक का, अब कीटनाशक किस में भैया उपयोग करते हैं, सभी लोग जानते हैं खेतों में ज़्यादातर उपयोग होता है। लेकिन यहाँ पे सावधानी पूर्वक पूछा गया है, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, या ये सभी। अगर खेतों में कीटनाशकों का अत्यधिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो जल प्रदूषण होगा।
ठीक है, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अपना अपना कमेंट आंसर बॉक्स में बताएंगे। प्रश्न यह है, वायु प्रदूषण का कारण है कीटनाशक, सीवेज, धुआं, ध्वनि विस्तारक। दोस्तों, आप लोगों को लगता होगा यह प्रश्न बहुत ही सिंपल है, नहीं आने वाले हैं। पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक नोट कर लीजिएगा। एक नोट बताए ये देता हूं, आपके एग्जाम में जो सिलेबस दिया होता है दोस्तों, एक बार सिलेबस को आप देखते हैं, ठीक है। प्रत्येक वीक में, हर हफ्ते आप अपने सिलेबस को देखिए कि हमारे सिलेबस में आखिर है क्या, पूछा क्या जा रहा है। वही सिलेबस के, चाहे मैथ्स की बात करूं, संस्कृत की बात करूं, हिंदी की बात करूं, सामाजिक विज्ञान की बात करूं, यानी कि इन्वायरमेंट स्टडीज का जो भी आपके 5-6 चैप्टर इसमें आते हैं, और आपका बाल विकास, पेडागोजी, सभी की क्लासेज आपको मिल जाएंगी जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार हर हफ्ते अपने सिलेबस को जरूर देखिए, झांकिए कि आपने कितना प्रिपरेशन कर रखा है, क्या आप सही दिशा में प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि जायसवाल कोचिंग सेंटर का मकसद यह है कि आप सही दिशा में प्रिपरेशन करना, जितना आपका सिलेबस उतना ही प्रिपरेशन करें, ठीक है। बाकी पहाड़ खोदने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर जितना आपका एग्जाम में आना है वही प्रश्न करें, क्योंकि यहाँ पे, ठीक है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम प्रश्न पे आए कि वायु प्रदूषण का कारण है। तो वायु प्रदूषण का क्या कारण है, सभी लोग जानते हैं, धुआं होगा ज़्यादातर जो है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, स्क्रीन पर दिया है। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि, अम्ल वर्षा। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है वह आपका नगरीकरण है। अगला प्रश्न देखेंगे, डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है। अब देखिए, ये मैंने बताया ना, वही चीज है, लेकिन प्रश्न यहाँ पे घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है, और इसलिए हम यह प्रश्न लेकर आते भी हैं। डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है, या किसे मापने की इकाई कहा जाता है, ठीक है, किसकी यूनिट है। तो राइट आंसर क्या होगा, ध्वनि मापने की इकाई को डेसिबल कहा जाता है, ठीक है, जिसे हम डीबी से डिनोट करते हैं, सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, सभी बच्चे अपना कमेंट करें, अपना अपना स्कोर, हर, ठीक है, वीडियो पॉज करते जाएं, अपना अपना स्कोर कमेंट करते जाएं, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। आपकी प्रिपरेशन कितना तैयार है, आप लोग कितनी तैयारी है, आप अभी चेक कीजिए, बिल्कुल चेक कीजिए, बेफिक्र चेक कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बात करेंगे, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वह अवशोषण करते हैं। ये भैया कौन सी बात हो गई, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं प्रदूषण को घटाते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। अब ये बात समझ में नहीं आई, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन पे देखेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। किसका अवशोषण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अवशोषण करना मतलब उसको एब्जॉर्ब करना अपनी तरफ। जैसे आप O2 लेते हैं, श्वास जैसे छोड़ते हैं ना, लेते हैं, जैसे तेजी से श्वास लेते हैं, जैसे आप अनुलोम विलोम व्यायाम करते होंगे, अनुलोम विलोम, वही यहाँ पे है। तो अनुलोम विलोम जब आप करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि O2 हम लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, O2 छोड़ते हैं, यानी हमारे लिए जो प्राण वायु है वे पेड़ पौधे छोड़ते हैं। तो हमारे लिए पेड़ पौधे प्राण से भी ज़्यादा हो गए, क्योंकि प्राण वायु कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधे से मिलती है। इसलिए कहते हैं पेड़ पौधे बचाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। अपने जीवन में एक वृक्ष जरूर लगाना। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आके स्क्रीन पर दिया गया है, और प्रश्न यह पूछा जा रहा था। अभी हम यहाँ पे प्रश्न पे थे, बहुत आगे चल दिए, लेकिन अभी ये प्रश्न आपके बाकी थे। अभी हमने 9th क्वेश्चन कंप्लीट किया, बचा है आपका 10th नंबर का, कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। यानी महासागर में जल की स्तर की जो वृद्धि हो रही है उसका प्रमुख कारण क्या है। ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, इसमें से कोई नहीं। देखिए, महासागर में जल स्तर का वृद्धि क्यों हो रहा है, पानी वैसे हो रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है, क्योंकि ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ पिघल रहा है। जो बर्फ पिघलता है वह पानी के रूप में नदियों के साथ बहकर कहाँ, महासागरों में जाता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाए। लेकिन बात है कि बर्फ क्यों पिघल रहा है, ये भी बात आ गई। बर्फ पिघल रहा है गर्मियों के कारण पिघल रहा है, ठीक है। ओजोन परत में छिद्र हो गए हैं, जिससे ज़्यादा ओजोन परत है जो सूर्य की किरणें आती हैं, हानिकारक किरणें से रोकती है, जो
ठीक है, परावैंगनी किरणों से जो रोकती है वो हमारी ओजोन परत है, उसमें छिद्र हो गया है, छिद्र होने के कारण गर्मी ज़्यादा हो रही है। जब गर्मी ज़्यादा होगी तो जो भी हमारे ध्रुवीय प्रदेश के, ठीक है, पहाड़ हैं, बर्फीला इलाका है, वहाँ बर्फ पिघलेगा तो महासागर में जल की वृद्धि होगी, ऑलरेडी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक। चलिए हर बच्चे कमेंट करें, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है। हर भाई बहन, हर शिक्षक बंधु कमेंट करेंगे भैया, आपका सपना हमारा सपना। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? देखिए, कागज, कपड़ा, धातु, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे है आपका हानिकारक प्लास्टिक है। ठीक है, प्लास्टिक पर बैन के लिए काफ़ी सारे देश यहाँ पे सहमत हुए हैं, कई बार ऐसा आया भी है। ठीक है, मुद्दा कि प्लास्टिक पे बैन लगना चाहिए। ठीक है, तो प्लास्टिक क्या है, पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, क्योंकि प्लास्टिक को खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए बहुत समय लगता है। प्रश्न यह है कि वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है, यानी हमारी जो वातावरण है, चारों तरफ का एरिया है वायु क्षेत्र का, उसमें जो अत्यधिक मात्रा में जो हानिकारक सल्फर है, सल्फर मिश्रित गैस है, H2S, मतलब ये S ये हो गया, H2S ये हो गया, SF6 यानी कि समझ गए SF6, और चौथा ऑप्शन है SF2। ये चीज़ है, पहला S है, फिर H2S है, फिर HSF6 है और SF2 है। तो सल्फर जो मिश्रित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? H2S है। क्या होगा राइट आंसर? वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस, एक नाम दे दिया गया सल्फर, लेकिन यहाँ पे सूत्र बताना है तो H2S होता है। ठीक है, सल्फर क्या होता है? H2S होता है, हाइड्रोजन के 2 अणु और सल्फर का 1 अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो सूर्य के आने वाली हानिकारक किरणें होती हैं वह पृथ्वी में कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो सभी लोग जानते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ओजोन स्तर को। ठीक है, अब सुरक्षित रखता है, मैंने बताया ना पहले भी क्वेश्चन, मैंने आपको यहाँ पे कुछ बातें कही थी कि सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती हैं, परावैंगनी किरणें होती हैं, ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। ठीक है, तो स्तर की सुरक्षा रखता है, ओजोन स्तर की। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, ऊर्जा का अप्रदूषकीय होता है, यानी ऊर्जा का प्रदूषकीय और अप्रदूषकीय 2 प्रकार के होते हैं। तो ऊर्जा का जो अप्रदूषकीय होता है, देखिए भाषा का चेंज है, लैंग्वेज चेंज किया गया है, भाषा का यहाँ पे कुछ परिवर्तन किया गया है, समझिएगा। ऊर्जा का अप्रदूषकीय होता है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोल ऊर्जा, डीजल। देखिए अप्रदूषकीय मतलब प्रदूषक नहीं होता है, तो सभी लोग जानते हैं जो सौर ऊर्जा होता है वह प्रदूषक नहीं होता है, अप्रदूषक होता है। ठीक है, जैसे आपका सत्य और असत्य होता है। ठीक है, सत्य और असत्य हो गया, ये बात समझ गए, लेकिन यहाँ पे इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, हिंसा और अहिंसा समझ लीजिए, हिंसा करना यानी विद्रोह करना, अहिंसा करना यानी अहिंसा, सभी लोग समझते हैं ना, वही यहाँ पे अप्रदूषक है। जो अहिंसा अप्रदूषक है यानी कि सौर ऊर्जा होगा, ऊर्जा का अप्रदूषकीय होता है, सौर ऊर्जा होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। आप लोग बिल्कुल लाइक शेयर कर दीजिए भैया, 100 तो लाइक यार कर दीजिए करिए, 100 लाइक बिल्कुल कर दीजिए, तभी तो समझ में आए कि आप लोग वाकई में इस परिवार का प्यार और स्नेह करते हैं। जब आप अपने परिवार का प्यार और स्नेह दे सकते हैं तो इस परिवार को भी दे सकते हैं, ये भी आपका अपना परिवार है। बात करेंगे प्रश्न की कि पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ क्या है? जो पृथ्वी का ऊष्मायन है उसका आखिरकार अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। ग्रीन हाउस गैस, देखिए पृथ्वी का ऊष्मायन, ये बात समझिएगा, ऊष्मायन का अर्थ क्या है? ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना ही ऊष्मायन कहलाता है। ऊष्मायन क्या होता है? ऊर्जा होती है, ठीक है ना, तापमान, ऊर्जा, ऊष्मा, ऊष्मायन हो गया यानी कि तापमान में वृद्धि। सेकंड ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का, समुद्र में ज्वार भाटा आना। देखिए ज्वार भाटा जो होता है, ज्वार होता है वो क्या करता है? ऊपर चढ़ता है, यानी समुद्र की लहरें जब ऊपर आती हैं, चढ़ती है, उसे ज्वार कहते हैं। जब समुद्र की लहरें नीचे की ओर आती हैं उसे क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित होना कहलाता है। यानी अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतें जो है या मूर्तियां जो हैं, ऐतिहासिक यानी पुरातात्विक जो भी इमारतें हैं, जैसे आपके ताजमहल हो गया, ठीक है, पुरानी जो मूर्तियां हैं उनको संरक्षित होना कहलाता है। संक्षारित होना यानी कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं क्षरित हो रही हैं, घटित हो रही हैं, उनके लिए नुकसानदायक है ये आपकी अम्लीय वर्षा। तो इनको हम क्या कहेंगे, ठीक है, आपको इन्वायरमेंट के भाषा में, साइंस की भाषा में क्या कहेंगे, तो वह आपका क्या कहते हैं, शोन लेप्रोसी कहते हैं। क्या कहते हैं, शोन लेप्रोसी कहते हैं। याद रखिएगा, शिक्षा ही प्रकाश है, जय हिंद, वंदे मातरम, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा है तो प्रकाश है, वरना शिक्षा के बिना तो भैया सभी लोग जानते हैं। बात करेंगे प्रश्न की, मिनामाटा रोग जो होता है, अब यहाँ पे मिनामाटा लिख दिया गया, प्रदूषण जनित रोग है। अब यहाँ पे मिनी माता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मिनी माता, याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे मिनी माता है, याद रखिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे कंप्यूटर की टाइपिंग में डिस्टर्ब हो गया तो क्षमा चाहते हैं। मिनी माता रोग प्रदूषण जनित रोग है, जो परिणाम है, पहली बात तो होगी मिनी माता जो रोग होता है कि कौन सा रोग है, प्रदूषण जनित रोग है, ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। लेकिन जो परिणाम है, अब परिणाम इससे क्या निकल के आता है, परिणाम निकल के आता है कि औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। अगर हम औद्योगिक जो पारा है उसको, अपशिष्ट को पानी में छोड़ देते हैं तो मिनी माता रोग होता है, जिससे प्रदूषण होता है, किसके कारण, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने के कारण। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, उपरोक्त किरणें। तो मैं 2-3 प्रश्न में आपको चिल्ला चिल्ला के बोला हूँ कि ओजोन परत में जो सूर्य के प्रकाश से आने वाली जो भी आपके पराबैंगनी किरणें होती है उनको वह ओजोन परत रोकता है, ठीक है, तो पराबैंगनी किरणें हो जाएंगी। बात करेंगे अगले प्रश्न की, स्मॉग बनता है। स्मॉग यानी कि धुआं, सभी लोग जानते हैं, धुआं भी बोलते हैं, लेकिन आजकल यहाँ पे बोल सकते हैं साइंस की भाषा में स्मॉग। स्मॉग बनता है, स्मॉग किससे बनता है, धुएं तथा कोहरे से बना हुआ, उसी को स्मॉग कहते हैं। ठंडी में जब, ठंडी का समय जब आएगा तो आप तो देखेंगे कोहरा जिसे बोलते हैं वही आपका स्मॉग है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है यमुना के जल की गुणवत्ता को कम से कम सी ग्रेड स्तर तक बनाएं, जिससे उसे लोगों को पीने के योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथन अनुसार क्षेत्र सी स्तर का अर्थ है, तो सभी लोग जानते हैं जो क्षेत्र सी स्तर, यानी देखिए जो भी आपके यमुना का जो जल के स्तर की गुणवत्ता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रदूषण है, बहुत ज़्यादा जल प्रदूषित है। इसको सरकार ने, उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि आप लोग कम से कम इसका सी ग्रेड तो बनाएं इस जल के स्तर का, कि लोग कम से कम ये पीने योग्य तो बन जाए, ठीक है। तो देखिए शुद्ध जल तो होगा नहीं, कथानुसार क्षेत्र सी स्तर का अर्थ क्या होगा, मतलब हमें औसत दर्जे का प्रदूषित जल तो कम से करें, औसत दर्जे का बनाएं, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है, यानी ऐसा कौन सा ऊर्जा का स्रोत है जो आपका कभी भी जिंदगी में, लाइफ में कभी भी ऊर्जा का ऐसा स्रोत जो कभी पर्यावरण का प्रदूषण कर ही नहीं सकता, नहीं करता है, क्या हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं सौर ऊर्जा, बच्चा बच्चा जानता है भैया सौर ऊर्जा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यह पूछा जा रहा है, इनमें से कौन जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। प्रश्न क्या है, जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है, यानी कि नेगेटिव प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे प्रश्न 2-3 प्रश्न आपके आएंगे ही आएंगे नेगेटिव, वो कंफ्यूजन, वो आपके आईक्यू लेवल टेस्ट करने के लिए होता है कि आप प्रश्न समझकर ऑप्शन देखते हैं या कि भैया हवा हवाई मार देते हैं। तो हवा हवाई वाले यहाँ पे नहीं सही होंगे, आप प्रश्न को रीड करिए, 1 नहीं 2 बार पढ़िए। इनमें से कौन जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है, ठीक है, ध्यान देंगे। देखिए औद्योगिक अपशिष्ट ये भी है, रेडियोधर्मी कचरा है, कृषि जनित कचरा है, लेकिन खनन जो अपशिष्ट होता है वह जल प्रदूषण का स्रोत नहीं होता है। खनन अपशिष्ट, भैया खनन यानी कि हम खन के खोद कर निकालते हैं जो चीज़, तो वो जल प्रदूषण क्यों होता, तो वो ऑलरेडी पृथ्वी में ही है, ठीक है, उसको खनन करके जो अपशिष्ट निकाला जाता है वो आपका जल प्रदूषण के स्रोत में नहीं आएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोग
देखिए दोनों अच्छा है। शिक्षा ही प्रकाश है। जय हिंद, वंदे मातरम लाइक करते जाएं। सभी बच्चे लाइक कर दें, शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स में। जय हिंद, वंदे मातरम सभी मित्रों स्वागत करते हैं। बात करेंगे जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोग। जल प्रदूषण या आपका जल जनित रोग, रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? डिप्थीरिया, टॉन्सिलाइटिस, अतिसार, खसरा। राइट आंसर बता दें आपको। आप लोग भी कमेंट करते जाएं। देखिए प्रत्येक प्रश्न पे आपको मैं बार बार चिल्ला के बोलता हूँ, आप लोग कमेंट करें, प्लीज़ कमेंट करें। ये आपके लिए फ़ायदे की बात करता हूँ। आपके अंदर की जो कहते हैं ना कि किसी के सोचने की क्षमता होती है, लेकिन क्या कहते हैं वो, एक बार ये हो गया था। आप लोग थोड़ा सा, मैं क्षमा चाहता हूँ, 1 मिनट की स्टोरी बता देता हूँ। हनुमान जी को एक श्राप मिल गया था। उनको यह श्राप मिला था कि आप जितना भी आपको ये ऊर्जा है, आपकी शक्ति है, ये आपको आप भूल जाएंगे। फिर इसके लिए कुछ विचार किया गया कि नहीं ऐसा करेंगे, आगे बहुत यहाँ पे है काम होगा। तो वहाँ पे ये बोल दिया गया था कि जब कोई दूसरा आपको याद दिलवाएगा तब आपको यह जो ऊर्जा है, शक्ति आपको मिल जाएगी। तो वही समझ लीजिए, मैं आप लोगों की जो ऊर्जा अंदर की क्षमता है वो याद दिलवाना चाहता हूँ। आप लोग भी सिलेक्शन पाएंगे, बिल्कुल पाएंगे। प्रैक्टिस करिए, कमेंट करें, शेयर करें। आप अपना प्यार जरूर यहाँ पे जायसवाल कोचिंग सेंटर पर करें। आप अगर 1% प्यार करेंगे इस परिवार से, तो मैं आपका 101% प्यार करने के लिए बिल्कुल यहाँ पे वाद हो जाता हूँ दोस्तों। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न पर। यहाँ पे बात चल रही थी कि जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो यह आपका अतिसार है। ठीक है, और अगर आ जाए टाइफाइड जो आपका रोग है, वह किससे होता है, किसका नुकसान होता है? तो आंतों से नुकसान होता है। ठीक है, टिटनिस का होता है। टिटनिस रोग किस में होता है? मेरुरज्ज में होता है, जिसे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। प्रश्न है कि इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों से रक्षा करती है? सूरज की घातक किरणों से रक्षा करती है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन। तो देखिए प्रत्येक 4-5 प्रश्न ऐसे आ चुके हैं, वह नाम आ चुका है, सभी लोग जानते हैं ओजोन। ओजोन ऐसी गैस है जो हमें सूरज की घातक किरणों से रक्षा करती है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? क्या कह रहा प्रश्न? कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? नाइट्रोजन, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो राइट आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। सभी लोग जानते हैं नाइट्रोजन जो है आपके 78% है, और लगभग आपके 21% दूसरा जो है सबसे मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वह आपके ऑक्सीजन है, O2। याद रखिएगा, नाइट्रोजन 78%, O2 ठीक है 21%। याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रही है, यानी समुद्री में, अगर समुद्र में प्रदूषण हो रहा है उसके कारण क्या नष्ट हो रहा है? भूमध्य रेखीय वन, पतझड़ वन, कोणधारी वन, मैग्रो वन। तो समुद्री प्रदूषण के कारण जो नष्ट हो रहे हैं वह वन कौन से हैं? वह वन है मैग्रो वन। बात करेंगे अगले प्रश्न की। बस 3-4 प्रश्न और रह गया है साथियों। समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रही है क्या? मैग्रो वन हो रहा है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा जैव अपघट्ट पदार्थ है? यानी कौन सा है जैव अपघट्ट? आपने बचपन में जब आपने सोशल साइंस पढ़ा होगा तो जैव अपघट्ट पदार्थ, देखिए मैंने बचपन से बता रहा हूँ, बचपन से आप सीखते आ रहे हैं। और बचपन से तो सॉरी दोस्तों, बचपन से तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं बचपन से पढ़ा हूँ। आप लोगों से एक अनुरोध करता हूँ, तीसरी क्लास से लेके, ठीक है, 3rd क्लास से लेके 8th क्लास तक की आप NCERT की बुक जरूर पढ़ें दोस्तों। अगर आप बुक पढ़ने के बाद ये प्रैक्टिस सेट करेंगे, वादा करता हूँ आपके प्रश्न 80% यहाँ पर सही करेंगे। जब आप 80% सही करेंगे तो आपका सिलेक्शन धुआं, आंधी, तूफान, फॉग, फ्लॉग, स्मैग कोई नहीं रोक सकता। इनमें से कौन सा जैव अपघट्ट पदार्थ है? प्लास्टिक, पॉलीथीन, शीशा, इनमें से कोई नहीं। तो जैव अपघट्ट पदार्थ है, तो राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं। देखिए जैव अपघट्ट पदार्थ प्लास्टिक भी है, पॉलीथीन भी है, शीशा भी है, ये तीनों हैं। जैव अपघट्ट पदार्थ ये आपके तीनों नहीं है। ध्यान रखिए, कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल। यह प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कौन सा जैव अपघट्ट पदार्थ है? ये सभी आपके जैव अपघट्ट पदार्थ में नहीं आते हैं, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है, यही मैं आपको टेस्ट कर रहा हूँ। आप लोग कंफ्यूजन तो नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं होना है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न चाहे जितना भी घुमा फिरा के आ जाए,
प्रश्न देखते हैं, हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है। अगर आपका हरित गृह प्रभाव क्या है, हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है, तो सभी लोग जानते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। क्या होता है भैया, इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 प्रश्न और बचे हैं। लंदन धूम्र पाया जाता है। अब बात आ गई लंदन की। लंदन धूम्र एक नाम है, लंदन धूम्र पाया जाता है। कब पाया जाता है भैया, यह आपके शीतकाल में सुबह के समय पाया जाता है लंदन धूम्र। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यह है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को यह एक आदेश दिया था कि क्षेत्र, ताजमहल के जो क्षेत्र हैं, चारों तरफ का जो इलाका है, एरिया है, उसमें हरित क्षेत्र विकसित किया जाए, यानी हरे हरे पेड़ पौधे घास उगाई जाए। कब किया गया था, अब कन्फ्यूजन होता है 1994 की 1984 में। तो आपको विजय सर यहाँ पे कन्फ्यूजन, जो भी कन्फ्यूज होंगे क्लियर होगा, 1984 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आप लोगों को यह 30 प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी क्लास अगर आप डेली चाहते हैं तो वाकई में कमेंट करें, प्यार करें, लाइक करें, शेयर करें। बिल्कुल क्लासेज होंगी, अदर सब्जेक्ट की भी क्लास चल रही है, उनको भी प्यार दें, स्नेह दें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद हो, लाइक शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद साथियों, आप सभी मित्रों का धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार के साथ सारी खुशियाँ बांटते रहिए और इस परिवार को भी लाइक करते रहिए। जय हिंद साथियों।